हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग इन सेलेक्टेड 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ के जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि परागकण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो पोलन ग्रैन होता है, लघु बीजाणु होता है, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो आपको लिखना है, हम उसे कहते हैं भैया पेलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी। ठीक है, तो परागकणों के अध्ययन को हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वेलिसन एरिया में परागण किसके द्वारा होता है। तो आपको लिखना है कि वेलिसन एरिया में जो परागण होता है भैया वो होता है जल के कारण। किसके कारण होता है? जल के द्वारा होता है। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन होता है वेलिसन एरिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो आपको लिखना है नवास्चिन ने। किसने किया था? द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज जो है नवास्चिन ने किया था। ठीक है, SG नवास्चिन। ठीक है, चलिए नवास्चिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है। तो परागकण की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, पोलन ग्रैंड की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य चोल बोलते हैं, या आप लोग अगर हिंदी से इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्का के एक बीज पत्र को हम क्या कहते हैं। ठीक है, मक्का में चूंकि एक ही बीज पत्र होता है तो मक्का में एक बीज पत्र को हम क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, मक्का में एक बीज पत्र को हम स्कूटेलम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब जो है किस प्रकार के फल का उदाहरण है। तो सेब आपको याद रखना है कि यह एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। किसका? यह एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। ठीक है, यह एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। तो आभासी भी लिख सकते हैं आप, कूट फल भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो सनफ्लावर के अंदर आपको याद रखना है किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है सिनजीनेसियस प्रकार के। किस प्रकार के? सिनजीनेसियस प्रकार के। सिनजीनेसियस। ठीक है, तो सिनजीनेसियस प्रकार के सूर्यमुखी के अंदर जो है पुंकेसर पाए जाते हैं। ये बात आपको नोट कर लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अब पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है। ठीक है, पक्षियों के द्वारा जब परागण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्निथोफिली। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। अगला क्वेश्चन है, किसमें जो है चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं। किस प्लांट के अंदर चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है किसके अंदर? सरसों के अंदर। ठीक है, सरसों का भैया जो पौधा होता है उसके अंदर चतुर्दीर्घी प्रकार के पुंकेसर जो है, स्टेमन जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो निषेचन की क्रिया आपको बताना है भैया कहां होती है। ये होती है मादा की अंडवाहिनी में। कहां होती है? ये होती है मादा की अंडवाहिनी में। ठीक है, ये मादा की अंडवाहिनी में होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो आपको लिखना है 641 दिनों का। कितने दिन का? 641 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा किस हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल यहां पे पूछा गया। ठीक है, अगर कार्पस ल्यूटियम पूछे तो आपको लिखना है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, और अगर ग्राफियन फॉलिकल पूछे तो ग्राफियन फॉलिकल से आपको याद रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है रिलीज होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है ये रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, और इसका काम क्या है? एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण करने का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, वृषण में किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स जो है निर्मित होता है। तो वृषण के अंदर होती हैं लीडिंग कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है? वृषण के अंदर होती है लीडिंग कोशिकाएं, जिनको हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो लीडिंग कोशिकाओं के कारण क्या होता है भैया? टेस्टोस्टेरॉन यानी कि नर लिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक है, तो लीडिंग कोशिका होती है वृषण या टेस्टिस के अंदर, जिनसे ही टेस्टोस्टेरॉन यानी कि नर लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं।
तो ये हम कहते हैं भैया निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन का मतलब ही होता है मेल और फीमेल गैमेट का फिजन होना यानी कि आपस में मिलना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो मानव में हमको पता है निषेचन जो है अंडवाहिनी के अंदर होता है यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो आपको याद रखना है मानव में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मानव के अंदर। चलिए इनका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में वृषण कहां स्थित होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में वृषण जो है स्क्रोटम में स्थित होते हैं यानी कि वृषण कोश में स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं, वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, वृषण कोश के अंदर जो है स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं। तो भ्रूण और गर्भाशय के मध्य जो संवहन के लिए संपर्क बनाने वाली जो रचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपोरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपोरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, अपोरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, अपोरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एलएसडी जो है किस कवक से प्राप्त होती है। तो एलएसडी आपको याद रखना है कि ये जो है एक नशीला पदार्थ है जो कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, यह क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, एलएसडी जो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है, परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीसीआर में किस एंजाइम का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, पीसीआर में किस एंजाइम का यूज होता है, तो आपको याद रखना है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया को भैया जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का, कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो सिरका उत्पादन में आपको याद रखना है एसीटोबैक्टर एसीटी। कौन सा, एसीटोबैक्टर एसीटी जीवाणु जो है, एसीटोबैक्टर एसीटी, ये जीवाणु जो है भाग लेता है। ठीक है, एसीटोबैक्टर एसीटी, एसीटोबैक्टर एसीटी जीवाणु। ठीक है, ये जो है भाग लेता है सिरका के उत्पादन में। चलिए इनका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अस्थमा जो है एक प्रकार की क्या होती है। तो अस्थमा जो है यह एक प्रकार की क्या है, एलर्जी है। अस्थमा जो है यह एक प्रकार की क्या होती है, एलर्जी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है ये किसको बंद कर देती है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको बंद कर देती हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है ये अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। किसको बंद कर देती हैं, अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। ठीक है, अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। ठीक है, अंडोत्सर्ग को। अगला क्वेश्चन है जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। तो आपको याद रखना है कि जीन विनिमय जो होता है ये पैकेटीन अवस्था में। ठीक है, ये पैकेटीन अवस्था में होता है। ठीक है, जीन विनिमय कब होता है, तो कोशिका विभाजन की पैकेटीन अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस प्रकार के संकरण पर आधारित है। तो आपको याद रखना है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, जो मेंडल के बाकी प्रथम व द्वितीय नियम है ये एक संकर संकरण पर आधारित है, लेकिन जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये जो है द्विसंकर संकरण पर यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किसने काम किया था, किस साइंटिस्ट ने काम किया था। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन ने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर क्या किया था, प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है मेंडल के जो कारक थे उनको आजकल किस नाम से जाना जाता है। तो मेंडल के जो कारक थे उनको आजकल जो है जीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहां पे लिख लेना है जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स जो है किस प्रकार का संचारित रोग है। तो आपको लिखना है एड्स जो है यह यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है, यह यौन संचारित रोग होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेंगे यौन संक्रमित या संचारित, आप बात वही है। ठीक है, तो एड्स जो है यौन संचारित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है।
तो टाइफाइड रोग आपको याद रखना है किस जीवाणु के कारण होता है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी। किसके कारण? ये होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाले या संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीवाणु भोजी। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जीवाणु भोजी, ठीक है, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन हेतु किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो अनुलेखन आपको पता है कि अनुलेखन का मतलब होता है जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो अनुलेखन हेतु किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है अनुलेखन हेतु आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, डीएनए खंड को जोड़ने का काम कौन करता है? तो आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है यह भी एक प्रकार का क्या होता है? डीएनए लाइगेज ये भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस की जो बाहरी परत होती है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? तो एड्स वायरस की बाहरी परत जो है ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को हम क्या कहते हैं? तो कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को हम क्या कहते हैं? आंकोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकोजीन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो अनुवंशिकी के जनक तो आपको पता ही होगा कौन है। तो अनुवंशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो थियोडोर बावेरी ने तो दिया ही था, साथ ही साथ एक और कौन वैज्ञानिक थे वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो थियोडोर बावेरी और किसने दिया था? तो आपको याद रखना है वाल्टर सटन। किसने दिया था? वाल्टर सटन ने, ठीक है, वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने किया था, ठीक है। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? तो वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के वंशागति का क्रोमोसोम दिया था सिद्धांत। एक थे हमारे वाल्टर सटन और दूसरे थे हमारे थियोडोर बावेरी, ठीक है। तो दोनों साइंटिस्टों के नाम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में हुआ वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है? क्रोमोसोम की संरचना में अगर कोई वंशागत परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन, ठीक है, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम की संरचना में अगर कोई वंशागत परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक किस प्रकार का रोग है? ठीक है, तो हीमोफीलिया एक जो है आपको याद रखना है यक्ष सहलग्न रोग होता है, ठीक है। किस प्रकार का? यक्ष सहलग्न रोग होता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख लेंगे यक्ष, ठीक है, या आप लिख सकते हैं लिंग सहलग्न रोग होता है, ठीक है, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो है यह एक यक्ष सहलग्न या यक्ष लिंग सहलग्न रोग होता है, ठीक है, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद कौन सा है? तो आपको याद रखना है लिंकेज यानी कि सहलग्नता, ठीक है। लिंकेज यानी कि सहलग्नता जो है यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? तो आपको याद रखना है मेंडल ने अपने सारे के सारे प्रयोग किसके अंदर किए थे? मटर के पौधे के अंदर किए थे, ठीक है, यानी कि पाइसम सटाइबम प्लांट के अंदर इन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट अपने किए थे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का आरएनए जो राइबोसोम में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो राइबोसोम में जो आरएनए पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, या शॉर्टकट में आप क्या बोल सकते हैं? आरआरएनए। क्या बोल सकते हैं? आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। अगला क्वेश्चन है, इंट्रान को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो इंट्रान होता है, इंट्रान को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? इसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम जंक डीएनए भी कहते हैं, ठीक है, जंक डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो पॉलीटिन क्रोमोसोम जो कि स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी वाल्वियानी ने, ठीक है, वाल्वियानी ने की थी।
इन्होंने काइरोनोमस नामक कीट की सैलिवरी ग्लैंड में सबसे पहले पॉलीटेन क्रोमोसोम को देखा था। ठीक है, तो वाल्वियानी ने सबसे पहले जो है पॉलीटेन क्रोमोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन हेतु किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है दूसरी बार। ठीक है, तो अनुलेखन हेतु आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किसमें जो है राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं? तो आपको लिखना है प्रोकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर जो हमारा राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रोकैरियोट्स या आप लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में या प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के राइबोसोम जो हैं पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन है, जीन वाहक का कार्य करता है। तो जीन वाहक का जीनों को ले जाने का काम कौन करता है? तो प्लाज्मिड करता है। कौन करता है? प्लाज्मिड करता है। आपको लिखना है प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है ये जीन वाहक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से किसके निर्माण की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है? तो आपको याद रखना है डीएनए से जब हमारा एमआरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, जब डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है यानी कि मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के थायमीन के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में थायमीन नामक जो है तो आप देखेंगे पाई जाती है क्या? पिरिमिडीन या नाइट्रोजनी क्षारक। लेकिन अगर आप देखेंगे आरएनए में तो थायमीन हट जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, यूरेसिल आ जाता है। ये हो गया यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, ये कब की थी? 1875 के आसपास की थी। और अगर आपसे ये पूछ दे कि गुणसूत्र शब्द सबसे पहले दिया किसने था, तो फिर आपको लिखना है क्या? वाल्डेयर। ठीक है, वाल्डेयर ने सबसे पहले गुणसूत्र शब्द दिया था और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो ये यहाँ पे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 भी आपको कराया है रिक्त स्थान के क्वेश्चनों वाले की। तो रिक्त स्थान के क्वेश्चन की हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट वीडियो है, आपको अच्छे से कवर कर लेना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।